everyone, myself Dr. चारू सिंगल फ्रॉम सनशाइन कोचिंग। आज हम बात करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि बोर्ड एग्जामिनेशन के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर बच्चे उन्हें प्रिपेयर कर लें तो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो नेचुरली अब बच्चा जानना चाहता है कि मैम उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए या मैं उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करूं। तो इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ टॉपिक्स को कवर करूंगी मैं, जिनको देख के आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम अपने बोर्ड की प्रिपरेशन उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स या इमेजिनरी फिगर्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से उस तरह के टॉपिक्स को हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एक वीडियो मैं आपके पास जरूर डालूंगी जिसके अंदर मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दूंगी। उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए या हाउ टू राइट द आंसर्स। इससे भी एक बच्चों को हेल्प मिलती है अटेम्प्ट करने के लिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में वाइल राइटिंग और अटेम्प्टिंग द अकाउंटेंसी पेपर किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए और कैसे उस पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। आज मैं सबसे पहला टॉपिक लूंगी पहले चैप्टर जिसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ द पार्टनरशिप बताया गया है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहला जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं वो रहते हैं आपके पीएल एप्रोप्रिएशन के रिगार्ड में। ठीक है, तो यहां मैं आपको एक इमेजिनरी फिगर्स के साथ में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन बता रही हूं। तो यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो लास्ट ईयर तक के बच्चे थे उनके पास जो आंसर शीट्स आई थी उनमें ऑलरेडी लेजर्स वगैरह बने हुए आए थे। इस बार बोर्ड की तरफ से फिर इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी सच आंसर शीट फॉर अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी आपके पास जो सारी क्वेश्चन पेपर्स की आती है ऑलरेडी, जैसे आपके पास हिंदी के लिए आएगी या इंग्लिश के लिए आ रही है या फिर आपके पास बिजनेस स्टडीज के लिए आ रही है आंसर शीट्स, वैसी ही सेम आपकी अकाउंटेंसी के लिए भी आएगी। यानी अकाउंट्स बने हुए इस बार नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें वेस्टेज ऑफ पेजेस काफी हो रहे थे, तो बोर्ड ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार आपको अकाउंट फॉर्मेशन करके नहीं दिए हुए हैं। तो रेगुलरली आप अपने हिसाब से उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पीएल एप्रोप्रिएशन में किस तरह से हम एंट्रीज करते हैं तो मैं कुछ इमेजिनरी फिगर्स के साथ में आपको बता रही हूं। देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन में 3 चीजें नहीं आती हैं जो कि इस चैप्टर में आपको डिटेल में दी हुई है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स नहीं आता है। दूसरा आपके पास रेंट टू अ पार्टनर नहीं आता, ना ही मैनेजर्स कमीशन आती है। यानी अगर ये 3 टॉपिक्स आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं तो वो हम पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते। ठीक है, तो सबसे पहली फिगर जो पीएल एप्रोप्रिएशन में उतारी जाती है वो होती है बाय पीएल अकाउंट। अगर प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ठीक है, और अगर बाय चांस ये लॉस है तो आपका कहां जाएगा? डेबिट साइड पे ये दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है तो ये नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब मैनेजर्स कमीशन, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, ये तीनों चीजें पे ऑफ कर दी जाएंगी। अगर कुछ इंक्लूडेड है तो यहां पे एक्सक्लूड कर दीजिए। ठीक है, फिर फाइनल फिगर लिखिए। सपोज आपके पास है 1,75,000 एज अ नेट प्रॉफिट। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में? पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पे ऑफ करते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई और उनकी कैपिटल है 1,50,000 और 10% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपके पास कितना हो गया पूरे ईयर का? 10,000 एंड 5,000। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 10% 1 लाख का 10,000, 50,000 का 10% 5,000, तो टोटल कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 15,000 हो गया। देखिए, लिखने का पैटर्न देख लीजिएगा, इस लाइन के सामने लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है टू, अगर आपके पास कोई भी फर्दर ऑन सैलरी वगैरह या कमीशन टू अ पार्टनर पे करना है तो वो आ जाएगा टू सैलरी अकाउंट एक्स, इफ एक्स हैज टू बी पेड आउट सैलरी ऑफ ₹60,000 एंड वाई बीइंग अ सैलरी ऑफ 10,000 इन अ कंप्लीट ईयर। तो कितना हो गया? 60 + 10 70
ठीक है। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं, 2 वाइज कमीशन, हमने वाई को कमीशन पे आउट करा है। देखिए मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर की कमीशन दोनों अलग होती हैं। मैनेजर की कमीशन नेट प्रॉफिट में से लेस करके तब लिखी जाएगी, ठीक है। और अगर पार्टनर की कमीशन पे की जा रही है, सपोज यहाँ पे 10,000 हमने उसे एज अ कमीशन दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाया जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में, वो पीएल अकाउंट में नहीं आता। क्लियर है ये बात। फिर हमारे पास अगर सपोज करो कुछ अमाउंट उन्होंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा है, ठीक है, तो वो अमाउंट भी यहां पे आ जाएगा। क्लियर है। फर्दर ऑन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है और ईयरली पैटर्न पे दिया हुआ है, देखिए अगर अमाउंट सीधा दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स एंड वाई। अगर उन्होंने अमाउंट दिया है तो पूरा अमाउंट लिख देंगे। अगर उन्होंने ईयरली बेसिस पे कि उसने 60,000 होल ईयर में निकाला है और इसका 6% हमें लेना है, तो हम 6 मंथ्स का लेते हैं, पूरे ईयर का नहीं लेते कैलकुलेशन करते हुए। यानी मैंने क्या कहा आपको कैलकुलेशन वाइज, अगर एक्स ने ड्रॉन करा 60,000 पूरे ईयर में एज अ ड्रॉइंग, ठीक है, और इसके ऊपर 6% है रेट ऑफ अ इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 6% हो जाएगा। लेकिन ये 6% पूरे ईयर का नहीं लेंगे, ईयरली बेसिस पे क्या करेंगे, 6/12 करेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेशन करने पे क्या आ जाता है, 3 6 1800, ठीक है। तो यहां पे 1800 और ऐसी अगर वाई ने ड्रॉन आउट करा है अमाउंट सपोज करो 30,000 का, तो इंटू 6/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके जब हम देखेंगे 00 देयर 2 3 एंड 6 6 1, तो 3 3 900 अमाउंट आ गया। और अगर अमाउंट ही दे रखा है उन्होंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है बच्चों आपको, तो उसमें कुछ भी हमें हाफ ईयर का नहीं लगाना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन पार्ट है, इस कैलकुलेशन पार्ट को हम रफ में या वर्किंग नोट में करके दिखा सकते हैं, ठीक है। फर्दर ऑन कितना हो गया टोटल इसका, 8 and 9 17 2700, ठीक है। फर्दर ऑन अगर उन्होंने अमाउंट दिया है तो मैंने क्या कहा, उसे सेम उतार लेंगे। टोटल कर लीजिएगा, यहां पे टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 007567771 17770, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट जो यहाँ पे आना था। अब इस टोटल अमाउंट में से ये चारों अमाउंट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कितना निकल के आता है, तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या करा था, ये टोटल निकाल लिया था। इस टोटल के बाद क्या करेंगे, इन सारी फिगर्स को हमें माइनस करना था। टोटल कितना हुआ, 15 + 70 85 95 1 लाख, ठीक है। 1,77,700 में से 1 लाख माइनस करा तो हमारे पास कितना बच गया है टोटल, 77700। अगर सपोज यहाँ पार्टनर का कोई रेशियो नहीं दिया हो तो हमें क्या करना होता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करना होता है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कौन कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 38850, 38850, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये टोटल जो होगा इसके इक्वलेंट हो गया 77700 के, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे ड्रॉन आउट होगा, क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पे लिखी जाती हैं। जरूरी नहीं है ये सारी आइटम्स आपको दी भी हो, डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स, वो नंबर ऑफ द आइटम्स वहां पे डालते हैं, ठीक है। अगर 3 मार्क्स में आता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट वो देंगे, एंट्रीज देंगे, और अगर 4 मार्क्स का होगा तो उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज दी जाती हैं। जनरली हर एंट्री का हाफ मार्क दिया जाता है, तो उसके हिसाब से उसको डिवाइड करके वो टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये पीएल एप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया होगा। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हम बात कर रहे हैं अपने नए टॉपिक की, जो कि इसी चैप्टर पे बेस्ड है, वो है पास्ट एडजस्टमेंट का, ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट
इसमें क्या होता है कि आपके पास या तो उन्होंने कोई चीज ओमिट कर दी है, डालना भूल गए हैं, या गलत डल गई है, गलत परसेंटेज में डल गई है, तो उसको रेक्टिफाई करना होता है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि उन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ हो, ओमिट कर रखा हो और रेक्टिफाई करना हो परसेंटेज। मैं आपको सारी चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर बता रही हूं ताकि आपको वहां पे उसको सॉर्ट आउट करके उसकी एक एंट्री हमें और वर्किंग नोट दिखाना होता है। तो वर्किंग नोट के अंदर हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। ठीक है, तो पास एडजस्टमेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो हम बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। हमारा एग्जांपल है कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स थे। ठीक है, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नेचुरली दोनों का सेम ही होगा, 10% ऑन कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल है एंड 50,000 वाई की है। ठीक है, ये अमाउंट हो गया इनका ऑफ अ कैपिटल। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, उन्होंने सैलरी डालना भूल गए हैं। ये 10% थी, इस 10% को उन्होंने गलती से कितना डाल दिया है, 15%। ये रॉन्ग वाला 15% डल गया है। दूसरा उन्होंने कहा कि सैलरी गिवन नहीं थी, सैलरी 2x रुपीज 20,000 उन्होंने नहीं दी थी। फिर था हमारा नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, इन दोनों ही चीजों को ये गलत अमाउंट डला हुआ है, और सैलरी नॉट पेड ओमिटेड है। तो नेट प्रॉफिट उसके बाद पे ऑफ करने के बाद जो था बिना इन सब एंट्रीज को करे बगैर जो नेट प्रॉफिट था उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सपोज दे आर हैविंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो अब उन्होंने ये जो प्रॉफिट था बिना ये प्रॉपर आईओसी दिए और सैलरी पे ऑफ करे ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल हम बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है, यहां हमने पर्टिकुलर्स का सेक्शन बना दिया है। बाकी के पोर्शन के अंदर हम क्या करेंगे, दो पार्टनर और एक फर्म का कॉलम बना देंगे। दो पार्टनर और एक फर्म का कॉलम। ठीक है, यहां पे पार्टनर एक्स वाई एंड फर्म। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर्स का सेक्शन हो गया जहां आप उसके बारे में डिटेल्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारा दोनों पार्टनर्स और फर्म है इनके कॉलम को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यानी ये एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट है जिसका डेबिट और क्रेडिट साइड है। ठीक है, ऐसी फर्म की यानी पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट और क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब जो चीजें एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आती हैं वो फर्म के क्रेडिट में जाती है। ठीक है, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में आपने देखा था कि जो भी आइटम पीएल एप्रोप्रिएशन की होती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट साइड में जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या दिया, आईओसी रॉन्ग वाला दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, रॉन्ग वाले को ओमिट कर देंगे यानी हटाएंगे। ठीक है, तो रॉन्ग आईओसी जो 15% था, 15% ऑन 1 लाख कितना हो गया हमारे पास, वो हो गया है 15/100 15,000। ठीक है, तो 15,000 आपका कहां जाएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि हमें रिमूव करना है। उन्होंने पे ऑफ कर दिया है तो हम क्या करेंगे, उसे रिमूव करेंगे पहले। तो 15,000 क्रेडिट में कुछ नहीं आया, ऐसे ही 50,000 का निकालेंगे। 7,500 क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन फर्म के ये इनके डेबिट में आया था तो फर्म के क्रेडिट में इन दोनों का टोटल जाएगा 15 + 7 22,500। ठीक है, फिर फर्दर ऑन करेक्ट आईओसी 10% का जो कि आपका डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, कितना जाता है 10%, 10,000 5,000। ठीक है, टोटल हो गया 15,000, ये डेबिट में आएगा फर्म के। ठीक है, अब यहां पे उन्होंने सैलरी नहीं दी थी, सैलरी टू एक्स को सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ सैलरी आएगी किसके में, एक्स के में। ओमिट हो रखी थी तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में वो दिखाई जाएगी 20,000। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कहीं नहीं आएगी, और फर्म के में आ जाएगी डेबिट साइड में 20। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, फर्म के कॉलम का टोटल कर देंगे। ठीक है, फर्म का टोटल करने का मतलब क्या है, यहां बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे। अब बैलेंसिंग फिगर कैसे हो रही है, देखो 20 + 15
आपका कितना हो गया 35, और यहाँ क्या है 22,500, तो 35 बड़ा होता है, बैलेंसिंग यहाँ पे हम करेंगे, और 35 में से 22,500 को बैलेंस को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाता है आपके पास 12,500। ठीक है, अब ये जो 12,500 है जो क्रेडिट साइड में आया है, ये कहाँ आएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और पार्टनर्स के डेबिट साइड में क्या आता है, लॉस आता है। सो लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड में उसको ट्रांसफर करेंगे। अब अगर सपोज करो पार्टनर्स जो हैं वो इक्वल पार्टनर्स हैं, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स में इसलिए कह रही हूँ कि फटाफट डिवाइड होके काम हो जाएगा। नहीं तो अगर जिन बच्चों को लग रहा है नहीं इक्वल पार्टनर्स नहीं मैम आप कोई रेशो बता दो, तो अगर सपोज करो आपके पास 3:2 है, ठीक है, तो 3:2 में क्या आ जाएगा आपके पास 3/5 मल्टीप्लाई बाय 12500, जो वो अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 1 52500, 3 टाइम्स करेंगे तो 7500, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद सिंपल है आपका टोटल लिख लीजिए। मैं बच्चों को सिंपल टोटल लिखवाती हूं, मैं कोई भी यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता इससे। ठीक है, टोटल आ गया 15 + 7500, तो ये हो गया आपका 22,500। यहां कितना आ गया 20 + 10 30। ठीक है, फिर 75 and 5000 75 1200 5000। अब देखिए डिफरेंस देखिएगा इसका, जिस साइड लेसर अमाउंट है, देखिए ये वाला अमाउंट कम है और ये ज्यादा है। ठीक है, इसको और इसको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसका डिफरेंस है 7500 इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड का ऐड यानी हमें इसे जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री कौन बनाता है, फर्म बनाती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ये अगर फर्म के कॉलम में लिखा जाता तो ये क्या आता, क्रेडिट साइड में जाता। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7500, ये आ रहा है क्रेडिट साइड में, जो फर्म के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये फर्म के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। तो फर्म में क्या होता है, पार्टनर से अपोजिट रिएक्शन होता है, पार्टनर्स के डेबिट में बचा है तो फर्म के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट मिल गया, इक्वल अमाउंट है, देख लीजिए कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो यानी आपकी एंट्री सही हो गई है। अब इसकी क्या बनानी है, जर्नल एंट्री। फॉर्मेट बनाना मत भूलिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मेट आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, और यहां पे आप अपनी जर्नल एंट्री दिखा दीजिए। डेबिट में कौन आ रहा है, वाई आ रहा है, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहां अमाउंट आ जाएगा 7500। ये पूरे आपके 3 या 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो ये 3 और 4 मार्क्स में अगर आप वर्किंग नहीं दिखाओगे, सिर्फ एंट्री दिखाओगे तो 1 मार्क की एंट्री होती है, आपको आउट ऑफ 4 1 मार्क ही मिलेगा। ठीक है, तो बाकी के मार्क्स आपके क्या होंगे, कट जाएंगे या डिडक्टेड हो जाएंगे। तो आउट ऑफ 4 अगर 1 ले रहे हो, सही एंट्री बना रहे हो, यानी अपने वर्किंग नोट भी सही होगा। ठीक है ना, तो आप इसे रफ में नहीं करेंगे, वर्किंग नोट के नाम से यहाँ पे वर्किंग नोट लिख दीजिए और अपना काम फेयर में दिखाइए, सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। ठीक है, तो इसके आपको कैलकुलेशन के मार्क्स अलग से मिलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया है। तब मैं आपके नए चैप्टर उसके बारे में, उसके टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज गुडविल। तो गुडविल का यहाँ जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो रिलेट करेंगे उसके मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल, प्लस यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसका गुडविल का ट्रीटमेंट जो है अलोंग विद द एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम बात कर रहे हैं गुडविल की। ठीक है, तो गुडविल जो है सबसे पहले मेथड ऑफ वैल्यूएशन की बात करते हैं। मेथड ऑफ
वैल्यूएशन, 3 मेथड ऑफ वैल्यूएशन है जैसे कि आप जानते हैं। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में जो भी प्रीवियस मेथड को हम यूज करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड में प्रीवियस दोनों मेथड में से जो सा भी हम मेथड यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो कैपिटलाइजेशन कहलाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ अ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपके पास 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला ऑफ वैल्यूएशन क्या है? सम ऑफ adjusted profits upon number of years multiplied by number of year purchase। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चंस में दी हुई होती है। यहां पे मैंने बात की है एडजस्टेड प्रॉफिट की, यानी कि अगर आपके पास एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे और प्रॉफिट को लेस करेंगे। अगर उन्होंने नॉर्मल एक्सपेंस दिया हुआ है तो वो सब्ट्रैक्ट ही होगा और नॉर्मल जो इनकम होगी वो ऐड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, ये नॉर्मल है तो इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, इसे हम ऐड नहीं कर सकते, इसे हम एबनॉर्मल लॉस नहीं मानते। एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया? गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, ये सारी चीजें जो होती है वो एबनॉर्मल है, कभी कभार हो रही हैं, या क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण हमारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, एबनॉर्मल है। वो कभी कभार होती है, हर साल नहीं होती। तो जो कभी कभार होता है वो एबनॉर्मल में है, जो हर साल होता है वो नॉर्मल में है। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सपोज फर्स्ट ईयर 2020 they have given a profit of rupees 2 lakh. Second year 2021 they have given 180, and over here they are having a abnormal loss due to fire rupees 20,000। और थर्ड ईयर 2022 में आपका जो प्रॉफिट है वो 50,000, एंड फोर्थ ईयर में आपका जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 2023 में आपके प्रॉफिट जो दिए हुए हैं। ठीक है, प्रॉफिट दिए हुए हैं इन द ब्रैकेट 50,000। ठीक है, ब्रैकेट में देने का मतलब क्या हो गया है, ये लॉस है आपका, या तो वो लॉस लिख के देंगे या फिर वो ब्रैकेट में दे देंगे। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, फॉर्मूले में लगाइए। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, ईयर प्रॉफिट्स, ये एडजस्टमेंट है आपकी, सिर्फ आपकी 2021 में एडजस्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे 180, एबनॉर्मल लॉस है तो मैंने क्या बताया प्लस होगा, तो 180 प्लस 20 2 लाख हो गया, तो 2 लाख ही यहाँ पे था। एडजस्टेड प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 50, यहाँ पे लॉस का 50, टोटल कितना हो गया 2 + 2 4 + 5 50,000, दैट इज 4,50,000, फिर माइनस 50,000, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4 लाख आंसर आ गया। ठीक है, अब ये 4 लाख क्या हो गया, सम ऑफ द एडजस्टेड प्रॉफिट्स हो गया, जो कि हम फॉर्मूला में लगाएंगे, तो 4 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इट कुड बी ट्वाइस थ्राइस वॉट एवर दे गिव अकॉर्डिंग टू यू, दैट ओनली यू हैव टू मल्टीप्लाई, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज इस क्वेश्चन के अंदर नंबर
ऑफ ईयर परचेज जो है दैट इज 2 टाइम्स। ठीक है, 2 ईयर्स कह के दे सकते हैं, 2 टाइम्स कह के दे सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। यहां 2 टाइम्स दिया हुआ है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 4 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आएगी, ऑफ द फर्म। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर पार्टनर की है, ये किसकी है, ऑफ द फर्म निकल के आई है। होप सो या आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में अगेन आपका फॉर्मूला है, उसी में हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे वैल्यूज एंड वी फाइंड आउट द अमाउंट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सेकेंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सिंपल है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, वो प्रॉफिट जो नॉर्मली किसी एक इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी कंपनी लोन लेती है या अपना अमाउंट इन्वेस्ट करती है तो कितना उसको प्रॉफिट अर्न होता है उस इन्वेस्टमेंट पे, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स का पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा आपका सुपर प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में दे मे गिव यू द एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली, और आपको यह निकाला जा सकता है। तो प्रीवियस मेथड जो हमने सीखा है उससे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर दिया हुआ है सपोज क्वेश्चन के अंदर कि एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 20,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 टाइम्स। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो भी फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग प्लेस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10/100, 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो देखो ये कितना हो गया हमारा, 20,000 माइनस 10,000, तो कितना हो गया हमारा 110,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्या निकला, सुपर प्रॉफिट निकला है। अभी हमें गुडविल निकालना है। ठीक है, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट कितना आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000। तो क्या हो गया, पूरी फर्म की जो गुडविल है वो एट प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कितनी है, 20,000 के बराबर है। होप ये मेथड भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे मेथड जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड की ओर। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मेथड की जो कि क्या है, हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में कि 2 मेथड्स हम निकालते हैं। एक में हम एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं, दूसरा हम सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे निकालते हैं। डिपेंड्स अपॉन जो इंफॉर्मेशन दी होगी हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम शुरू करते हैं अपना थर्ड मेथड जो कि है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसका जो पहला पार्ट है वो है एवरेज प्रॉफिट, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ अ एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में हम बात करेंगे। यानी यहाँ पे जो हम गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर, वो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकाली जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस
नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई भी एक चीज जो हमारे पास गिवन है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम उसको यूज करके अपनी गुडविल निकाल सकते हैं। अब बच्चे पूछते हैं मैम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो हमें क्या देखा, देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए प्रॉफिट के बेस पे निकाली जा रही है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे 100 अपॉन NRR जो हमें पहले से वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है उसको प्लेस करके निकालनी होती है। ठीक है, दूसरी वैल्यू जो है वो हमें चाहिए होती है नेट एसेट्स की। मैंने कहा ना नेट एसेट्स किसके बराबर है, हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर है। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी वो सारा पैसा जो पार्टनर्स वगैरह लगा रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही है बिजनेस के अंदर, वो सारी आपकी क्या जाती है, नेट एसेट का पार्ट बनती है। अगर हमें एसेट्स की इंफॉर्मेशन दी है तो हम तब कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रही हूं। ऑल एसेट्स का मतलब क्या हुआ, देखो ऑल एसेट्स का मतलब जो बैलेंस शीट में एसेट्स का टोटल है वो ऑल एसेट्स कहलाता है। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करेंगे, माइनस गिवन गुडविल माइनस कर देंगे, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे और माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी को। ये सारी चीजें अगर दी हुई है इंफॉर्मेशन में, देखो जबरदस्ती हम कुछ नहीं करेंगे, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, उन्होंने दिया फिक्टिशियस एसेट तो माइनस कर देंगे, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्या करेंगे, नेट एसेट की वैल्यू निकाल के प्लेस कर देंगे वैल्यू ऑफ अ गुडविल निकालने के लिए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल के अंदर आपका एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इक्वल्स टू ₹40,000, normal rate of a return 10%, then what else we require, capital employed equals to ₹2 lakh, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10। ठीक है, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गई, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, तो कितना आ गया ये 4 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू ₹2 लाख। आई होप सिंपल सा ये समझ में आया होगा बच्चों को, इसके अंदर कुछ खास ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया था, ₹2 लाख एज अ आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अब बात करेंगे हम इससे दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड कौन सा है, कैपिटलाइजेशन का ही सुपर प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड जो क्या है हमारा, कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट। ओके, तो यहां पे गुडविल को फाइंड आउट करने का तरीका, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR रखना है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अब आप लोगों को पता ही है, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, आपको फाइंड आउट नहीं करना होता। तो ये सिंपल सा वो है एग्जाम्पल। सपोज आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹20,000, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन ₹10,000, देन NRR इक्वल्स टू 10%। तो आप प्लेस कर दीजिए फॉर्मूला के अंदर, तो आपका एवरेज प्रॉफिट यानी 20,000 माइनस 10,000 अपॉन 10। ठीक है ना, तो यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 माइनस 10,000 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू ₹1 लाख। ये क्या निकल गई, आपकी गुडविल ऑफ द फर्म निकल के
आ गई है बाय द कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। आई होप ये तीनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपको जल्दी से समझा दिया है इजी तरीके से। ठीक है, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इसे प्रॉपरली समझना है। अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बेटा, अगर आप लोगों को कोई भी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वीडियोस आपके पास होंगी, आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बढ़ती हूँ आगे अपने टॉपिक पे। गुडविल के ही टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, हमने तीनों मेथड सीखे, उनका एक एक एग्जाम्पल हमने करा है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल एट द टाइम ऑफ अ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ की। ठीक है, तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे गुडविल जो होती है वो कैश में मंगाई जाती है। ठीक है, ज्यादातर जब नया पार्टनर आता है तो वो पुराने पार्टनर्स को गुडविल के फॉर्म में पे ऑफ करता है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ अ प्रॉफिट उसके साथ शेयर करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो जहां वो ऑलरेडी उनके प्रॉफिट को एंजॉय करेगा, तो यहाँ पे पुराने पार्टनर उससे गुडविल का अमाउंट जो उन्होंने अपना अर्न करी हुई गुडविल है उसका अमाउंट चार्ज करते हैं। अगर ये कैश में, देखो अलग अलग टाइप्स हैं, एक जब हम कैश में करते हैं, दूसरा इन काइंड करते हैं। ठीक है, अगर इशू ऑफ जो ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, वो कैश में ला रहा है, तो हमारे पास क्या एंट्री बनती है? देखिए, जैसी एंट्री बनेगी वैसा ही उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा इन द बुक्स। लेजर के अंदर जब हम दिखाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग, जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग ही होगा। तो कई बार वो जनरल एंट्री पूछ लेते हैं, कई बार वो ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं, तो दोनों ही आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप ये जनरल एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है? इन कैश। अगर वो कैश की फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो पहली एंट्री क्या बन जाती है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो, जो एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर गुडविल लाता है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है, ये बात याद रखेगा। ठीक है, तो ये कैश में लेके आएगा और ये कैश में लाने के बाद क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशो में। मैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो ही यूज करते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशो यूज नहीं होता है। ठीक है, ओल्ड रेशो हो सकता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही हो, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलने का मतलब क्या है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो सकता है किसी कंडीशन में कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है आपका गेनिंग पार्टनर में कन्वर्ट हो जाता है। भाई पुराना पार्टनर था लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब निकाला तो हमने देखा वो गेन कर रहा है, तो वो यहां ना आके क्या करेगा? डेबिट साइड में चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखना होगा, इसीलिए उन्होंने कहा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये आपकी कैपिटल आने के, ये गुडविल आने के बाद विड्रॉन करना चाहें तो पार्शियली या फुल्ली विड्रॉन कर सकते हैं। तो विड्रॉन की एंट्री जो होती है वो क्या आ जाएगी? अपोजिट हो जाती है। क्या आ जाएगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेचुरली विड्रॉन कर रहे हैं तो वो निकालेंगे, तो निकालेंगे तो क्या होगा? बैंक का अकाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक, नेचुरली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही होगा। ये कब है? जब हमारा इन कैश में वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, देखो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आपका कहां दिखाया जाएगा? ये सिर्फ कैश अकाउंट अगर आपका बन रहा है तो दिखाया जाएगा लेजर के अंदर, वरना नहीं दिखाया जाएगा। ये वाली एंट्री दिखाई जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर।
ठीक है, और ये वाली भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड में विड्रॉन की। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे जब ये कैश में नहीं आ रहा है, काइंड में आ रहा है। ठीक है, काइंड का मतलब क्या है कि वो एसेट लेके आ जाता है कोई, सपोज करो मशीन ला रहा है, उसके पास कोई मशीन थी पुरानी, वो मशीन लेके आ रहा है गुडविल की जगह, तो क्या होगा, वो मशीन की जो वैल्यूएशन होगी वो आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल का काम करेगी। लेकिन वो कैश में नहीं आ रहा है तो ये कैश की एंट्री नहीं होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, जितने की वैल्यू ऑफ अ मशीन होगी वो आएगा, लेकिन कैश की एंट्री नहीं होगी, एसेट की एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ कैश की जगह क्या आ जाएगा, एसेट आ जाएगा, या हमने बिजनेस परचेज करा है तो बिजनेस का अमाउंट आ जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे वो काइंड की फॉर्म में जब लिया जाता है तब वो कैश की फॉर्म में नहीं दिखाया जाता। आई होप ये क्लियर हो गया है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन काइंड फॉर्म। ओके, तो हम बात कर रहे थे जब हमारी गुडविल आती है इन काइंड फॉर्म। काइंड की फॉर्म में मतलब क्या है, बिजनेस में वो एसेट्स लेके आ रहा है, और जो डिफरेंस है आपका एसेट्स लायबिलिटी का, वो हमारा कहाँ चला जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल में चला जाता है। या एसेट्स लेके आ रहा है, एक एसेट ला रहा है या मोर देन वन एसेट ला रहा है, तो उसकी एंट्री हमारी दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एसेट लेके आ रहा है इन एक्सचेंज ऑफ अ गुडविल, तो हमारे पास एंट्री क्या आ जाती है, एसेट अकाउंट, सन्ड्री एसेट, बल्कि प्लीज याद रखिएगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए प्रीमियम वर्ड क्या बता रहा है कि जो ये गुडविल के बारे में बात हो रही है, ये नया पार्टनर लेके आ रहा है, वो वाली गुडविल है। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। ठीक है, और ये प्रीमियम जो होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। तो दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये कब है, जब हमारे पास एसेट आ रहा है, सिर्फ एक एसेट है, मशीन आ गई है, फर्नीचर आ गया है, या फिर उसने व्हीकल लेके आ गया है, तो ये एसेट्स लेके आ रहा है इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो ये एंट्रीज आती हैं। सपोज बिजनेस है, ये क्या था, एसेट था। अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस में क्या होगा, हमारे पास पहली एंट्री जो होगी वो हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जबकि गुडविल के साथ साथ क्या होता है, कैपिटल का अमाउंट भी दिया हुआ होता है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में, यानी गुडविल के बारे में बता रही हूँ इस वाले उसमें। तो सिर्फ हमने क्या लिया, सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में, यानी कि सेकेंड एंट्री यहां पे सेम होगी, इस एंट्री में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इसकी भी सेकेंड एंट्री जो होगी वो सेम ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। होप आपको समझ में आया। एसेट, जब एसेट लाते हैं गुडविल की एक्सचेंज में, या फिर हम बिजनेस परचेज कर रहे होते हैं एक्सचेंज ऑफ, या अपना बिजनेस पूरा मर्ज कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ अ गुडविल, तो हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। मूविंग अहेड, एक और कंडीशन इसके अंदर जो हमें देखने के लिए मिलती है, वो मिलती है हिडन गुडविल की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उसके अंदर अपने हिडन गुडविल के बारे में। तो बच्चों अब हम बात करते हैं हिडन गुडविल की। ठीक है, तो हिडन गुडविल आपकी, ठीक है, हिडन गुडविल के अंदर हम जो कैलकुलेट करते हैं गुडविल, हिडन का मतलब क्या हुआ, छुपी हुई। ठीक है, छुपी हुई गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है, अगर हम देखें कैपिटलाइजेशन मेथड हमें याद होगा, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस द कैपिटल एम्प्लॉयड, वो सेम ही है। ठीक है, देखो क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड
अब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू यहां निकालने के लिए क्या होगा, जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का अमाउंट ऑफ अ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास पूरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल के आ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल वैल्यूएशन निकल के आ जाती है, जो कि हमें हिडन गुडविल निकालते हुए चाहिए होती है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, अगर एग्जाम्पल में दे रखा है आपके पास कि न्यू पार्टनर ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, एडमिट C for 1/5 share for rupees 2 lakh as a capital, capital of A and B equals to rupees 2 lakh each। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है और आपको हिडन गुडविल निकाल के यहाँ पे यूज करके दिखानी है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेगा जो कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर है 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख इंटू 5/1, उसका शेयर क्या है 1/5, उसका रेसिप्रोकल 5/1, तो कितना हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपीज आ गया। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है सारे पार्टनर्स की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी सारे पार्टनर्स की जो कैपिटल है, इसके अंदर न्यू पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड करेंगे। 2 लाख ईच है, 2 + 2 4 + 2 6, तो यहां पे कितना हो गया 6 लाख। तो ये कितना हो जाएगा 6 लाख, तो ये हमारे पास हो गया 4 लाख एज द अमाउंट ऑफ अ हिडन गुडविल। ठीक है, बहुत सिंपल है हिडन गुडविल, कोई ऐसा वो नहीं है तोप चलाने वाली चीज। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम हिडन गुडविल को निकाल सकते हैं। याद रखने के लिए आप यही वाला जो आपका फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द गुडविल, वो ही यूज कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए आराम से यहाँ पे निकल जाता है, जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है इनटू द रेसिप्रोकल, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल गई, माइनस यहाँ पे क्या हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू और द वैल्यू ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म निकल गई, और इसमें से माइनस कर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, जो सारे पार्टनर ने मिलकर पैसा लगा रखा है बिजनेस में। तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, हिडन गुडविल का अमाउंट निकल जाएगा। एक लास्ट जो टॉपिक बचता है वो बचता है कि अगर पार्टनर जो नया पार्टनर है वो कोई भी अमाउंट ऑफ अ गुडविल या एसेट फॉर द गुडविल नहीं लाता, भाई अगर नहीं ला रहा है तब भी हमें ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल तो करना ही है। तो थर्ड कंडीशन जो हमारे पास निकल के आती है वो है कि व्हेन न्यू पार्टनर डू नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या कहा मैंने यहां पे, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर वो अपना शेयर ऑफ अ गुडविल नहीं लाता है तो उस कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें एक ही एंट्री की जाती है, वो आती है न्यू पार्टनर कैपिटल, यहां के सॉरी कैपिटल ही करंट अकाउंट डेबिटेड। करंट क्यों है, क्योंकि अभी तक ये नया पार्टनर है, इसका कैपिटल अकाउंट जो है वो कंप्लीटली फॉर्मुलेट नहीं हुआ है, तो यहां हम क्या करते हैं करंट अकाउंट के थ्रू उसका सेटलमेंट करते हैं। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में ना कैश आया, ना बैंक आया, ना कोई एसेट की वैल्यू आई, क्या आएगा यहाँ पे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो टॉपिक था पूरा का पूरा ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर आपका कवर हो गया है।
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ अ रिटायरमेंट और डेथ। बहुत सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि जो पार्टनर है वो डेथ या रिटायरमेंट के कारण कंपनी से जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो यहाँ वो अपना शेयर ऑफ अ गुडविल लेके जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बन जाएगा और यहाँ पे हम एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ अ गुडविल करते हैं। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ अ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर हम एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल करते हैं। ठीक है, जब एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ अ गुडविल की जाती है तो सिंपल सी एंट्री है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ अ गुडविल होती है। इसी के बेस पे हम एडजस्टमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ अ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर पे। होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुडविल समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर एक वीडियो देखने से। हम लोग बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि अकाउंटेंसी के पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो उसी से लेते हुए एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपका रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या करा है, पहले एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड आउट करूंगी और उसका सॉल्यूशन बोर्ड पे उसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो मूव अहेड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद हम फर्दर ऑन उसका सॉल्यूशन देखेंगे ऑन द board. So the question is, Shanti and Satya were partners in a firm sharing profits in the ratio of a 4:1. On 31st March 2023, their balance sheet was as follows. And this is a balance sheet where the liabilities and the assets were given. Liabilities like the creditors, workmen compensation fund, Satya's current account, capital account of Shanti and Satya, then the asset account of a bank, debtors, stock, goodwill, furniture, machinery, Shanti's current account. With this, they have provided with the additional information. The firm was dissolved, and first point given over here is Shanti took 40% of the stock at 10% less than its book value, and the remaining stock was sold for 40,000. Furniture realized 80,000, and unrecorded investment was sold for 20,000. Debtors realized 55,000. There was an outstanding bill for repairs for which 19,000 was paid. Repair realization account. So we are going to learn about the realization account. तो चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके लिए हमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इस बार आपके पास लाइंस ड्रॉ करी हुई नहीं आएंगी, लाइंस आपको अपने आप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, 4 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर पहले से एसेट्स दिए हुए हैं, उन एसेट्स को हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स द डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अपोजिट द साइड मान के चलिए, बैलेंस शीट के अंदर आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दिया हुआ होता है, जो भी अमाउंट वो यहाँ पे इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपका राइट हैंड साइड यानी डेबिट साइड में शो किया जाएगा। ये रही आपकी डेबिट साइड, ये रही आपकी क्रेडिट साइड। तो जो एसेट दिए हुए हैं एक्सेप्ट द बैंक और कैश, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीजों को हम आइटम्स को उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, तो 2 डेटर्स, देन 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर, ओके, गुडविल, 2 मशीनरी। ये सारे हम अमाउंट को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जैसा आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम एज इट इज, जो जो अमाउंट है उनके आगे हम लिख देंगे। ठीक है,
प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द अकाउंट वर्ड इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी हेडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास डेटर्स दिए हुए हैं 60,000 के, फिर हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है 85 का, फिर हमारे पास फर्नीचर दिया हुआ है 1 लाख का, गुडविल इज गिवन फॉर 60,000 और लास्ट में मशीनरी है 70,000 की। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को उतारने के ही आपको हाफ मार्क दे दिए जाते हैं, जबकि ये क्या है, क्वेश्चन में से सिर्फ हमने क्या करा, इन फिगर्स को कॉपी डाउन कर लिया, इसका हाफ मार्क आपको आराम से मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आउटसाइड लायबिलिटी में हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स है, बाय क्रेडिटर्स अमाउंट इज गिवन 45,000। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स के अलावा देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये आपका क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन का है, यानी वर्कर्स का है, ये हमारा आउटसाइड लायबिलिटी में काउंट नहीं होगा। फिर करंट अकाउंट दिए हुए हैं, करंट अकाउंट भी आपके क्या है, पार्टनर्स के हैं, तो ये भी आउटसाइड लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, ये भी नहीं आएगा। फिर आपके पास कैपिटल्स दी हुई है दोनों पार्टनर की, वो भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी लायबिलिटीज में आपके पास सिर्फ क्रेडिटर्स दिए हुए हैं जो क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं तो हम सबसे पहले वाली जो एंट्री है, शांति टुक 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो जो शांति पार्टनर है वो एसेट ले रहा है, तो वो शांति क्या हो जाएगा यहाँ पे, शांतिज कैपिटल अकाउंट स्टॉक, और वो कितना स्टॉक ले रहा है, तो इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 40% ऑफ 85,000 कितना आ जाता है, 0000 4 टाइम्स 34,000। ये 34,000 के जो उसके स्टॉक्स हैं, शांति ले रहा है 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो हम क्या कर देंगे, -10% कर देंगे। 10% कितना हो जाता है भाई, 3400। तो माइनस करने पे कितना आता है, 30600। तो शांति जो स्टॉक ले रहा है वो ले रहा है 3600 में, और जो रिमेनिंग स्टॉक है वो कैश में रिलाइज हो रहा है, कोई पार्टनर नहीं ले रहा, तो नेचुरली उसको बेच के उन्होंने कैश में पैसा रिसीव करा होगा। तो कैश और बैंक आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक अगर दिया हुआ हो तो आप स्पेसिफिक भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस वाले में बैलेंस शीट जब दी हुई थी तो उन्होंने बैंक वर्ड यूज किया हुआ है, कैश वर्ड यूज नहीं करा हुआ है। तो अवॉइड राइटिंग द कैश, यहां पे बैंक लिखिए, क्योंकि बैंक के अकाउंट में ही वो अमाउंट ट्रांसफर होके जाएगा। ठीक है, फर्दर ऑन ये कैलकुलेशन हमारी हो गई थी, यूज हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया है, स्टॉक आ गया है फॉर 40,000। उन्होंने कहा रिमेनिंग जो बचा हुआ स्टॉक था 60% वो 40,000 में सोल्ड आउट हो रहा है। सेकेंड इंफॉर्मेशन एंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट फॉर सोल्ड फॉर 20,000। ये अनरिकॉर्डेड है नेचुरली, तो ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, यही बैंक के अंदर रिसीव हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फॉर 20,000। देन फर्नीचर रियलाइज फॉर 80, फर्नीचर फॉर 80। देन डेटर्स रियलाइज फॉर 55, डेटर्स 55। देन देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स। देखो ये लाइबिलिटी का पार्ट हो गया है, रिपेयर्स है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो देखो क्रेडिटर्स के रिगार्ड में उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है। जब ऐसा कभी कुछ होता है तो क्या करते हैं, जितने अमाउंट के क्रेडिटर्स गिवन है उतना तो हमें पे ऑफ करना ही पड़ेगा क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो ये हमारा डेबिट साइड आ जाता है टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना आ जाता है हमारा 45,000 का। और इसके साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो लास्ट पॉइंट दी हुई है वो क्या है हमारी, दैट देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 19,000। तो आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स 19,000। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 64,000। इसी तरह से यहां पे भी इसका टोटल कर देंगे, एक दफे क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए डेटर्स भी हो गए, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे टोटल करने से पहले
मशीनरी को जो वैल्यू दी हुई है, मशीनरी कितने वैल्यू के 70, तो पूरा 70,000 रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे। अज्यूम करना पड़ता है कि जितने की मशीन थी वो उतने में बिक गई है, इसलिए कोई रियलाइजेबल वैल्यू में चेंज नहीं आया, इसलिए उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी सब आ गया। देखिए गुडविल नहीं आएगा, ठीक है, गुडविल नहीं आएगा। जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाता है फिर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, रियलाइजेबल वैल्यूज आ गई है, सब कुछ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसका टोटल कर लीजिए, 40, 50, 60, 60, 80, 140, 140, 195, 195 and 70 is 265. So 2,65,000. तो हमारे पास टोटल क्या आ जाता है, टोटल लिख के हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे और उसे प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, 4,39,000 टोटल आ रहा है, और बैलेंस जो है हमारे पास लॉस की फॉर्म में बच रहा है, दैट इज 98,400। 98,400 दिस इज अ बाय लॉस, और ये लॉस क्या होगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, शांति एंड सत्या। तो शांतिज कैपिटल अकाउंट, सत्याज कैपिटल अकाउंट, और 98,400 को 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4:1 के रेशियो में करते हैं तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 98,400। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 78,720, और दूसरा आ जाता है 19,680। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द टोटल। जो ये हमारा लॉस है ये इस रेशियो में, इस प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 4 मार्क्स के अंदर हाफ मार्क इसका, हाफ मार्क इसका। अब जो ये रियलाइजेबल लिखना है, ठीक है, तो यहां पे हाफ मार्क इसका, ठीक है, यहां ये दोनों लिखने के हाफ मार्क, क्लियर है, ये टोटल लिखने का 1 मार्क। तो कितना हो गया हमारा, 1, 2, 3, ठीक है, और बचा हुआ क्या हो गया हमारा, 1 मार्क फॉर फाइंडिंग आउट और राइटिंग अप द बैलेंस, दैट इज द प्रॉफिट और द लॉस। ठीक है, तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करके देते हैं, वो हाफ हाफ। और हम लोग चेकिंग करते हुए भी ध्यान रखते हैं कि हम लोग इसी तरह से, जैसे हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है उसी तरह से हम क्या होता है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके ही वहां पे चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब ये 98,400 का 1 मार्क पूरा नहीं है, ये इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सप्लेनेशन का भी उसमें ही इंक्लूडेड है। अगर आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा है तो हाफ मार्क कट हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने करा हुआ है। हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर चारू सिंगल फ्रॉम सनशाइन कोचिंग। अब हम बात कर रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस, जिनके आने के चांसेस पूरे हैं। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस हमेशा रहते हैं अंडर द 3 मार्क्स इज टू प्रिपेयर द executor's account or to find out the amount of a profit which has to be given to the deceased partner by the partnership firm on the death of that partner. So to find out वो profit जो कि एक पार्टनर की डेथ पे पे ऑफ किया जाता है बाय द पार्टनरशिप फर्म, उसको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है लास्ट ईयर जो आया था आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। कनक, कमल एंड कन्हा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 5 lakh, 10 lakh and 15 lakh respectively. They share profits in the ratio of their fixed capitals. Firm closes its books of accounts on 31st March every year. Kanak died on 30th September 2021.
Kanak's shares of a profit till the date of a death from the last balance sheet date was to be calculated on the basis of a sales. Now what they have given? They have given you the sales and the profit for the year 2020-21 were 20 lakh and 2 lakh respectively. Sales from 1st April 2021 to 30th of September 2021 were 6 lakh. So first of all, what they have said to you to find out, calculate Kanak's share of profit. Second, pass necessary journal entry to record Kanak's share of profit. ओके तो यहाँ पे कनक के शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का 1 मार्क आपका फॉर द जर्नल एंट्री, और 1 मार्क जो हो जाएगा वो वर्किंग का चला जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 3 स्टेप्स में उन्होंने उसे ब्रेक कर दिया है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि जो उनका रेशियो है वो उनके फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर बेस्ड है. तो व्हाट द 3 पर्सन नेम वाज, कनक, देन कमल and Kanha. These are the 3 partners. And what the capital they are having? 5 lakh, then 10 lakh and 15 lakh. So अगर मेरे को इसका रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, मैं इसे रिड्यूस करूंगी टू द मिनिमम. ठीक है, तो मैंने क्या करा, इनके कैपिटल्स के 50 जो कॉमन था, ठीक है, वो मैंने रिमूव कर दिया. तो मेरे पास क्या बच गया है, 5:10:15. अभी भी क्या है, 5 कॉमन है, 5 से डिवाइड कर दिया तो आई गेट 1:2:3. तो क्या हो गया, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया है हमारे पास. नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कह रहा है हमारे को कि सेल्स एंड प्रॉफिट के प्रपोर्शन में उसको शेयर ऑफ अ प्रॉफिट दिया जाएगा. ठीक है, तो सेल्स और प्रॉफिट का प्रोपोर्शन क्या है, सेल्स जो थी लास्ट ईयर में दैट वाज ₹20 लाख. ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ था उसके ऊपर हमारे पास डायरेक्टली 2 लाख. ठीक है, और उन्होंने कहा टिल 30th ऑफ September 2021 on his death, the profit of the company was ₹6 lakh. These are being the, sorry, not the profit, the sales, sorry, it's being the sales. Okay, so the sales of the company was ₹6 lakh. Clear? Now moving ahead from here to find out the profit, what we do, profit equals to unitary method, 1 to many, many to 1. बेटा ये मेथड जो है बच्चों को घोट के पी लेना चाहिए, क्योंकि ये मेथड आपका हर जगह यूज हो रहा है. ठीक है, जब हम प्रोराटा करते हैं तब भी यूज होता है, यहाँ पे देखिए हम सेल्स टू प्रॉफिट निकाल रहे हैं तब भी यूज हो रहा है. तो बच्चों को ये मेथड आना चाहिए. ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, फॉर द दिस पीरियड, टाइम पीरियड फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल टिल 30th ऑफ सितंबर, कितना प्रॉफिट निकल रहा है, 6 लाख की सेल्स के ऊपर आपका अपॉन 20 लाख प्रीवियस ईयर की सेल्स इनटू प्रॉफिट 2 लाख का प्रॉफिट कितना आ जाता है, 5, देन 10, 1, 0, 0, 60,000. ये क्या है, टोटल प्रॉफिट है. अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि सिर्फ कनक की डेथ हो रही है तो कनक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹10,000. अब ये 10,000 कैसे आया, कैसे कैलकुलेट करा हमने, देखिएगा टोटल है 60,000 इंटू 1/6, क्या आ जाएगा आपके पास, 10,000. ठीक है, तो हमारे पास कनक का शेयर ऑफ अ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ अ डेथ इज ₹10,000. ये तो हो गया पहला पार्ट सॉल्व. तो इसके लिए हमें कितने मिल रहे हैं, 2 मार्क्स कंप्लीट मिल रहे हैं. देखो यहाँ प्रोपोर्शन में ये रेशियो भी निकालना था हमें. ठीक है, तो माइट बी दे गिव हाफ मार्क फॉर दिस, 1.5 फॉर फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट, और इट कुड बी 1 फॉर द वर्किंग, हाफ फॉर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट, 2 मार्क्स. मूविंग अहेड,
अब हमें नेक्स्ट क्या पूछा गया, जर्नल एंट्री पूछी गई है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा। सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे हम। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। अब हमें क्या करना है, यहाँ जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है। जर्नल एंट्री क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर अ पर्सन इज और अ पार्टनर इज बीइंग डाइंग, ओके, ही इज बीइंग डिसीज्ड। सो यहाँ पे हमारा पीएल अकाउंट तो प्रिपेयर होता नहीं है, पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर नहीं होता। ये सब चीजें कब होती हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर ऐसा कुछ होता है, तो हम अगर पीएल में कुछ चीज डालना चाहते हैं तो वो कहाँ जाएगी, सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेट तो कोई है नहीं हमारे, सॉरी, डेट इज बीइंग 30th September 2021। इस दिन पे क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां हमें नाम पता है तो हम डिसीज वर्ड यूज नहीं करेंगे, अगेन ये मार्क्स कट जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ डिसीज पार्टनर कौन है, कनक है, तो टू कनक्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट हमने कितना निकाला देखिएगा, 10,000। तो ये 10,000 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज बीन क्लियर कि आपको किस तरह से जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है। इस जर्नल एंट्री को पास करने के 1 मार्क आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू एंड फर्दर ऑन पास आउट द जर्नल एंट्री। थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट to subscribe and follow my channel.